तो पिछला टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट किए थे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं है। चलिए, रिवीजन को याद कर लो, ये छुट्टी नहीं है। दो दिन की छुट्टी में केवल दो दिन छुट्टियाँ हैं, वो तो पढ़ते ही हैं। 2 दिन कम से कम लोग भी जो है पढ़ाई से भी क्या कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, खुद को सेफ रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए क्योंकि जब आप दोस्तों को कभी पढ़ाई होगी तभी कोई चीज़ें हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो विषय हम लोगों ने जितना टेकल किया उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगर इमरजेंसी कॉल है तो ठीक है, अन्यथा 1-1.5 घंटे तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर रहे हैं, स्विच ऑफ के लिए तो नहीं होगा। हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल किसी करीब आ सकती है, लेकिन जब इस तरह की जहाँ आए अगर उससे इम्पॉर्टेंट सब रिसीव करें, अन्यथा कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो विषम स्थिति, जिसमें आपको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में आप फोन रिसीव करें, अन्यथा बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहेंगे वही करेंगे। हम तो केवल 1.5 घंटे के लिए हैं, तो हो गए ठीक है। सर भी ऐसे कह रहे हैं, नीचे मोबाइल है, उंगली चल रही है, क्या आप मुझे समझते सर नहीं कर रहे हैं? सर भी जान करके क्या करते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही सर समझ जाते हैं कि एक्टिविटी क्या हो रही है, आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही क्या कर दे रही है, डिसाइड कर दे रही, बता दे रही क्या हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि जब तक आप आएंगे, क्योंकि हम जो डिलीवर करेंगे जो बताएंगे वो चीज़ें हमेशा है ना, वो भी एक सीमित अवधि है, तो सीमित समय का आप लोग सदुपयोग करें। मेरा ये संदेश है, तो मैं चाहता भी हूँ कि जितना मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ सिर्फ सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके जीवन का आधार है। कल आप सफल हो जाएंगे तो ये कम से कम ये बातें आप याद रखें। सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी, और शायद आज मेरी परीक्षा के लिए कुछ चीज़ें आज मेरे कितना योगदान है कि आज मेरा भविष्य क्या है, सुरक्षित है। तो आपका ही भविष्य नहीं सुरक्षित, आपके माता पिता, आपके बहुत सारी चीज़ों के सुरक्षित है। आप आने वाली पीढ़ियों को भी और बेहतर रूप से सुविधाएं क्या करवाएंगे, और जब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप चाहते हुए भी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको ऐसा अवसर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करिए। बहुत सारे लोगों को आप ऐसा देखिए कि जो लोग नहीं आ पा रहे, उनको ये अवसर नहीं मिल पाया, नहीं आ पा रहे, तो कम से कम ये अगर आपको इन चीज़ों की सुविधाएँ दी जा रही हैं तो आप उनका अधिक से अधिक लाभ, क्योंकि उस मंडी में आप आए हैं तो किस लिए, किसी चीज़ को सीखो, और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, रिलोकेट करना, विशेष अधिकारियाँ। तो अगर इन परीक्षाओं के जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा समर्पण भी तो उसी आधार पर होना चाहिए। डेडिकेटेड जब तक आप नहीं होंगे तब तक कैसे चीज नहीं कर पाएंगे ना। अभी क्या मतलब मूवी देखना होता है, इंजॉय देखिए, चेहरे का कलर देखिए, चेहरे का रंग देखिए, रौनक देखिए, है ना। उस समय क्या हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं मूवी देखना चाहता है, मैं चीज को नहीं मानता, इंजॉय भी जीवन का एक अंग है, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हंसेंगे कैसे, जीवन में खुश रहने के लिए भी क्या है, हंसना भी क्या है, एक आपका जो है बॉडी का अंग है, बहुत जरूरी है। गुनगुनाना भी जरूरी है, ठीक है। आप अच्छा नहीं गा पाते, ठीक है, जैसा भी गुनगुना पाते हो, तो कहने का मतलब गाना भी सुनना ठीक है, जीवन का ये भी एक अंग है, तो ये भी करना है। लेकिन हमें क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, ये चिंता करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में बैठे खाली टाइम में हमने ठीक है बजा दिया गाना सुन, लेकिन उतना ही तेज साउंड रखें कि जिससे अगले को दिक्कत नहीं, कि अगला भी अगर सुने तो उसको भी अच्छा लगे। ऐसे गाने सुने, ऐसे गाने ना सुने कि जो केवल आपको अच्छे लगे और लोगों को अच्छे, अगर ऐसी चीजें तो आप जो है एकांत में सुनो। भाई सबकी भी पसंद है तो अपने भी पसंद के अनुसार आप करें। नया टॉपिक डालिए आप लोग, आज जो शुरू करेंगे हम लोग
उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, जलवायु, सिंचाई, खनिज, खनिज, अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति। ये आपका टॉपिक है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें आपके साथ जलवायु है, सिंचाई भी है, खनिज भी है, अपवाह भी है, तो बहुत सारी चीजों को जो है रखा गया है टॉपिक में, है ना? तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? जैसे टॉपिक का जो नाम है, बहुत कुछ नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका मतलब कि भूगोल, भौगोलिक स्थिति, कि कहाँ पे क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है। भूगोल यही तो डिसाइड करता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या। क्या भूगोल बदल सकते हैं आप? और इतिहास भूगोल आप इतिहास बदल सकता है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे है, मान लीजिए अभी आप देखिए ये लैंड, यहाँ क्या ये लैंड हट के चली जाएगी तो भूगोल बदलेगा? आज कोई है, कल कोई होगा, तो इतिहास बदलेगा नहीं? तो कहने का मतलब क्या, ये बहुत कॉमन रूप में आप इसको सोचने का जब प्रयास करेंगे, गंभीरता में देखने का प्रयास करेंगे, तो आप इन चीजों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भूगोल क्या है। मतलब भौगोलिक स्थिति, कौन सा कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर में है, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। हो सकता है आज यहाँ पे ये बिल्डिंग, कल कुछ दूसरा, है ना, परसों कुछ तीसरा, ये चीजें हो सकती है, लेकिन आपका जो ये प्लेस है, जो स्थान है, वो स्थान नहीं चेंज होगा। केवल उसकी ऊपर का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो भौगोलिक स्थिति नहीं चेंज होगी, बल्कि वहां पे होने वाली चीजें बदली जा सकती हैं। भूगोल आपका, मान लीजिए आप पेपर में कोई चीज पढ़ रहे हो, पता चल रहा है किसी क्षेत्र में ये चीजें हो रही, तो आप इधर इन चीजों को नहीं जान रहे हो, तो कैसे भी जान पाओगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां की स्थितियां क्या है। तो जब वहां की स्थितियों के बारे में आप नहीं जान पाओगे, तो उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब आपको ये नहीं पता है कि इस प्लेस पे मुझे कहाँ कैसे जाना है। जैसे आप जीपीएस पे आप देख रहे हो, आप मैप कहाँ पे देख लेते हो, लोकेशन आप देख लेते हो, डिस्टेंस आप देख लेते हो कि इतना डिस्टेंस है, ये लोकेशन है, इस रूट से मुझे जाना है, तो आप क्या करते हो, पहुंच जाते हो ना। तो किस स्थिति पे? इसी की स्थिति पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीजों पे जो है, तो ये चीजें क्या है, हमारी उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम पेपर पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है। मान लीजिए पूर्व में कोई जिला होगा तो पश्चिम में तो होगा नहीं, पश्चिम में होगा तो जिला पूर्व में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा ना, अंतर होगा। तो इन आधारों पे आपको ये देखना है। दूसरी ऊंचाई के आधार, किसके आधार पे? जैसे आपने देखा वन है, भौगोलिक स्थितियां, तो आपने देखा कि जो वन होते हैं या क्षेत्र होते हैं या वर्षा की मात्रा होती है, वो किस पे आधारित होती है? अभी मैं फिजिक्स क्लास में भी बताया, कुछ जगहों पे आप देखते होंगे कि ऊंचाई
और टेम्परेचर, दोनों स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आपकी मन की स्थितियां जो है जंगल या इन सारी चीजों की स्थितियों को क्या करती हैं, चेंज करती हैं। कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि उसी ऊंचाई पे, उतनी ही ऊंचाई पे टेम्परेचर में क्या है, अंतर है, कहीं जाते कहीं कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसलिए ऐसा होता है ना। जैसे आप देखते हो कि आपको भूगोल में कहा गया एक ही भौगोलिक स्थिति में टेम्परेचर क्या है, अधिक है, और उसी अक्षांश पे, अक्षांश तो एक ही है ना, लेकिन उसी अक्षांश पे आप देख रहे हो कि दोनों के टेम्परेचर में अंतर आ रहा है। ऐसा क्यों? आपकी भौगोलिक स्थिति के आधार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतराल है ना, तो वही, तो इसीलिए भौगोलिक स्थिति के आधार पे आप इन चीजों को डिसाइड करते हो। आप ये देखते हो कि जलवायु कहाँ, जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी वहां पे चीजें कैसे होंगी, अनुकूलता स्थापित होगी। इस परिपेक्ष सभी परिपेक्ष में अनुकूल होगी, किसी के लिए भी, मानव के लिए, उद्योग के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या होगी, अनुकूलता होगी। और जहां पे चीजें कठिनाई से आपको उपलब्ध होगी वहां पे आप जाओगे, और जहां पे आपको सहजता से कोई चीज मिल जा रही होगी तो वहां क्या हो जाएगा, दौड़ जाओगे कि वहां तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, तो हमें कहाँ बसना चाहिए, वहां पे बस जाना चाहिए। और जहां पे बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिल रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, सर्वाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वहां से क्या होगा, पलायन। और जहां पे अनुकूलता होगी वहां पे लोग बसने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे आप शीतोष्ण है, अब जब आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाइए, 65 अक्षांश पे जाइए, क्या वहां मानव का बसावट है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पे जीवन सर्वाइव नहीं हो पाएगा। भूगोल में पढ़ाया गया होगा, सब बताया गया होगा। मैं तो एक रेफरेंस दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैं आपको केवल एक रेफरेंस दे रहा हूँ जिससे चीजों को क्या कर ले, जोड़ सके, क्योंकि मेरा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। गहराई में तो जाऊंगा नहीं, गूगल में पढ़ा रहा हूँ डिटेल में चल के आपको भूगोल की चीजें सारी बताएं, लेकिन एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि जिससे आप चीजों को समझ सके। तो भौगोलिक स्थिति हो गई कुछ, इसी के आधार पे आपने देखा होगा कि पर्वतों का विभाजन देखा होगा, हुआ है ना। अफवाह, आपके टॉपिक में अफवाह, अफवाह मतलब नदियों का प्रवाह। तो ये प्रवाह किन आधारों पर डिसाइड किया जा रहा है, बताती है ना कि प्रवाह भी तो किसी कारक से प्रभावित होता होगा, किन कारकों का उसमें जो है योगदान है, और किन कारकों से प्रभावित हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, पढ़ा होगा ना, पढ़ा नहीं? क्वेश्चन भी पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा में कि ये नदी पूर्ववर्ती है या उत्तरवर्ती है। आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, भूगोल में नहीं सब पढ़ा नहीं है क्या, लेकिन सब क्या हो गया, खत्म हो गया। इधर से आया, इधर से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज मैं भी ऐसे बता रहा हूँ, तो कल ये भी ऐसे क्या होगा, साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, चलिए ठीक है, ये तो आता जाता रहेगा, रिवीजन करेंगे फिर चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो चीजें हैं जो समझ लेंगे आप, वो आपके लिए याद रहेगा, और जो क्या है कि लिख रहे हैं उसको कई बार रिवीजन करेंगे तो याद होगा। लेकिन जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यह चीजें बहुत आसान भाषा में आपको समझाई जा रही हैं, वो किताबों में क्या है वो चीजें उतनी आसान रूप में आपको नहीं है ना। तो चीजों को ध्यान दीजिए, बहुत सामान्य रूप में रटने की जरूरत नहीं होती, बस उसके अक्षांश देशांतर भौगोलिक स्थिति आप इस पे देख लीजिए। जलवायु की स्थिति आए तो बहुत सारी कारक है, मौसम की स्थिति आए बहुत सारी कारक है ना। अब ये बताइए सिंचाई, सिंचाई तो सभी लोग ना, तो इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई कहाँ जरूरत पड़ेगी, किन किन जगहों पे जरूर पानी की जरूरत होगी, वो सूखे स्थान पे ही पानी की जरूरत है। देखिए खेतों के लिए, फसल के लिए,
अब मान लीजिए अगर मान लीजिए पानी अनुकूल नहीं है तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं कि जहाँ पानी की जरूरत अधिक है और पानी जहाँ कम हो गया वहाँ क्या होगा, मसूरी की स्थितियाँ होंगी, तो वहाँ की फसल की अनुकूलता नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद अब मान लीजिए नहर, तो नहर का आपका और भी कहीं उपयोग हो सकता है, नहीं सिंचाई के अलावा भी कहीं उपयोग हो सकता है। चलिए इलेक्ट्रिक के लिए आप कर सकते हो, विद्युत के लिए कर सकते हो, एनर्जी के लिए और कम कर सकते हो, परिवहन में आप कर सकते हो। जल परिवहन है, नदियों से जो बड़ी बड़ी नहरें हैं आप उनसे भी जोड़ करके क्या कर सकते हो, परिवहन के साधन को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। पहले भी आपने देखा होगा कि जितने राज्य या नगर बसे वो नदी के किनारे क्यों बसे, परिवहन तो एक कारक है, परिवहन तो एक चीज है। देखिए नदियों के किनारे बसावट इसलिए हुआ कि वहाँ आपके जो रथ है या जो घोड़े हैं, हाथी है, उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, लोगों के रहने के लिए भी जो है सेना है या उसके लिए क्या है, पानी की जरूरत होगी, है ना, खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए क्या होगा, पानी की जरूरत है। दूसरी चीज परिवहन के लिए होगा, है ना, नाव के द्वारा। तीसरी चीज है दुश्मन का एक अटैक भी हो क्या करेगा, बाउंड्री का काम करेगा, सेना उस पार से आसानी से इतना आसानी से नहीं उतर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारक हुआ करते थे कि जहाँ पे जो है ये चीजें स्थापित की जाती थी। आप उठा करके जब देखोगे इतिहास को तो आपको अधिकतर क्या है, नदियों के किनारों पे ही राज्यों का फाउंडेशन। इसका कारण क्या था कि बहुत सारे कारक वहाँ पे क्या हो जा रहे थे, उपलब्ध हो जा रहे थे, जिनके आधार पे वहाँ बसावट शामिल हुई। मान लीजिए पानी के लिए आप जो है नदी के तट से आप 50 किलोमीटर दूर होता तो वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे की जाती, मुश्किल होता ना। तो जहाँ सुगमता होगी, जहाँ अनुकूलता होगी, स्थापना कहाँ होगी, जैसे मैंने बताया था उद्योगों पे, उद्योग कहाँ स्थानांतरित होंगे, आपने पढ़ा होगा औद्योगिक संघ, पढ़ा है ना, तो हो रहे हैं क्योंकि वहां पे आधारभूत संरचनाएं क्या हो रही हैं, और केवल एक उद्योग के लिए, बल्कि एक उद्योग जो सब जुड़ रहे हैं आपस में, एक सर्किल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, तो सभी लोग क्या होंगे, लाभान्वित, सभी लोग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और एक व्यक्ति के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए कोई चीज लाना क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत लागत आ जाएगी, न चलेगा, वो क्या कर पाएगा, बेहद। तो उसकी योजनाएं क्या होगी, सफल नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपने देखा उद्योगों का प्लान क्यों हो रहा है, मान लीजिए किसी स्थान पे रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, सस्ता है, उपलब्ध हो रहा है, स्थानीय स्तर पे हो रहा है। मान लीजिए वो रॉ मटेरियल जो मिल रहा है उससे अधिक लागत आपको किसमें आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ रहा है, परिवहन में आ रहा है, तो उद्योगों का प्लान कहाँ हो जाएगा, लागत कहाँ होगी। अगर परिवहन का लागत बहुत अधिक पड़ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, परिवहन के साधन के नजदीक जाएंगे। रॉ मटेरियल मुझे क्या हो रहा है, उससे सस्ते पड़ रहा है, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है, जहां पे मुझे पूंजी का बचत होगा, प्लांट कहां तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे। मान लीजिए श्रम बल, मतलब मानो तो लेबर होंगे जो काम करने वाले, मान लीजिए लेबर का मूल्य अधिक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लेबर की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत सारे कारक होते हैं कि जो इन उद्योगों या किसी चीज की स्थापना के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। पढ़ाया गया होगा आपको, वो नाम भी सुने, ज्योग्राफी में सारे ट्रायंगल बना के बताया गया होगा क्या कारण होते हैं इन सारी चीजों को। मैं तो केवल इसलिए बता देता हूँ कि चीजें आप पीछे से जो आपने पढ़ा है याद कर आ जाएगी। हो सकता है बताने का उनका आधार कुछ और रहा हो, मेरा आधार कुछ और हो सकता है वो बेहतर होता है, मैं बेहतर बता रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको उसको क्या, उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है, अगर समझना है ठीक से। और जब तक आप पीछे की कड़ी को जोड़ नहीं पाओगे तब तक चीजों आप आगे अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। और अगर उन कड़ियों को आपने जोड़ना सीख लिया तो आपके लिखने का आंसर, प्रारंभिक परीक्षा का जो है, जो विकल्प आप चुनोगे, चुनने में आसान, क्योंकि चीजें क्या है, आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने कॉन्सेप्ट बेस पे आप नियरेस्ट आंसर में क्या पहुंच जाओ।
रटने की होती है कॉन्सेप्ट बेस से पहुंचाओगे। कुछ चीजें होती है इंफॉर्मेशन बेस, कुछ होता है कॉन्सेप्ट बेस होता है। जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो आप आंसर देने में आपको बहुत मुश्किलें होगी, हो सकता है आप गलत ही दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो जो आप खुद ही नहीं डिसाइड हो, खुद ही नहीं क्लियर है, तो आंसर कैसे डिसाइड करोगे, है ना? तो चलिए इसके हम नोट कराते चले। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई योजना परियोजनाओं का विवेचन परियोजना का विवेचन अब आपने सिंचाई परियोजनाओं को देखा, तो सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है, लघु, मध्यम और बृहद। तीन होती है ना? तीनों के क्षेत्रफल हेक्टेयर के आधार पे, लघु 2000 हेक्टेयर, उससे कम मध्यम होगा कि बढ़ेगा? देखिए, चाहे आप बृहद से कहें, फिर मध्यम, फिर लघु, चाहे लघु, मध्यम और, तो इन आधारों में चीजें क्या होगी, चाहे आप बढ़ते क्रम में कर लें और चाहे घटते क्रम में कर लें। तो जो अगर घटते से चलोगे वो ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर से चलोगे नीचे आएंगे। तो लघु 2000 हेक्टेयर, 2 से 10 और 10 से अधिक, बस इतने याद करो, याद करने की जरूरत नहीं। लघु है तो 2 मतलब क्या 2000 हेक्टेयर, और मध्यम 2 से 10 और बृहद 10 से, बस इतना रखिए, इतना रख लीजिए, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी आएगा तुरंत आप विषय जल्दी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक लाइन में। तो रटने का देखिए, रटा कैसे जाता है, क्यों चीजों को बस पकड़ लीजिए, पूरी लाइन हमें रटने की जरूरत नहीं। तो लिखिए, भारत देश में भूगोलविदों ने सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः तीन वर्गों में बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई माध्यम के रूप में वर्गीकृत है या वर्गीकृत किया गया है, रूप में वर्गीकृत किया गया है। दस 10,000 हेक्टेयर से अधिक नीचे, 10,000 हेक्टेयर से अधिक किसमें आएगा, किसमें आएगा, बृहद में आएगा। 2 से 10,000 नीचे, 2 से 10,000 हेक्टेयर तक मध्यम सिंचाई परियोजना, 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 हेक्टेयर से कम लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। ये 3 भागों में भूगोलविदों ने जो है परियोजनाओं को विभाजित किया है ना।
क्या हो गया? बृहद हो गया, लघु मध्यम हो गया और लघु हो गया। आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई के अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब, कुआं, नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई, कैसे? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर एवं एनीकेट पद्धति प्रचलित है। एवं एनीकेट, ये क्या होता है सर? एनी मतलब कोई माध्यम, है ना। प्रदेश में लघु सिंचाई साधन, नीचे प्रदेश में लघु सिंचाई साधन लघु सिंचाई साधन के माध्यम से विस्तृत पैमाने पर किसी कार्य संपन्न किया जाता है। विस्तृत पैमाने पर कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। फिर नीचे लिखेगा, प्रदेश सरकार विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों प्रदेश सरकार विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रम के माध्यम से माध्यमों से लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। क्योंकि आपको ऊपर हेडिंग में क्या दिलाया गया है? लघु सिंचाई परियोजना। तो ज्यादा स्पेस हमें कहाँ जाएगा? उसी पे जाएगा। क्वेश्चन के मेन में क्या है फोकस में? लघु सिंचाई को बढ़ावा देती है। नीचे प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई कार्य लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। सिंचाई साधनों से की जाती है। फिर नीचे प्रदेश सरकार द्वारा, आपसे ये भी पूछ सकता है सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित प्रस्तुत करिए, तो हम वो भी लिखा दे रहे हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल भी देना होगा तो आप यही क्वेश्चन डालेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा, नीचे लिखिए, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लघु सिंचाई संबंधी निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लिखिएगा नीचे, निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम या योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना 1985, बोरिंग योजना 1985, मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004, मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देने के लिए पूछ ले कि लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या है, इसको उदाहरण समझाइए या इसका उदाहरण सहित विवेचन कीजिए या इसका मूल्यांकन कीजिए। तो कहने का मतलब कि आपके पास कुछ ऐसे उदाहरण होने चाहिए जिससे आप दो चार दे करके अपने क्वेश्चन को क्या कर सको, पुष्टि कर सको कि हाँ ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। इसी में एक दो और लिख लीजिए। गहरे नलकूप का निर्माण, गहरे नलकूप का निर्माण, चेक डैम निर्माण योजना, चेक डैम निर्माण योजना, नीचे आर्टिजन वेल योजना,
सर फिर से बोल दीजिए आप। आर्टिजन बेल योजना, सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना। जल माने क्या होता है? कुआं। ब्लास्ट बेल योजना 2011। अगला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सामूहिक नलकूप योजना 2012। सामूहिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012। अब निष्कर्ष के रूप में ले लीजिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेश में किसी कार्य में वृद्धि लाने, उत्पादन बढ़ाने, पेयजल उपलब्धता, सुनिश्चित करने, एवं जल के सदुपयोग हेतु सरकार एवं लोगों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अब ये आपने देखा कि सिंचाई से जो है लघु से, मान लीजिए इसे बृहद से पूछ लिया जाए, है ना, लघु से पूछ लिया जाए, मध्यम से, तो आपने देखा कि सबसे अधिक जो है किसके माध्यम से हो रही है ना, 77% सिंचाई किससे हो जा रही है। और आपने देखा कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस साधन से किया जा रहा है? नलकूप से किया जा रहा है। दूसरे स्थान पे जैसा कि आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरें ज्यादा, आपने देखा होगा कि पूर्व में नहरें कम है ना। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस जिले में जो है सबसे अधिक नहरों की लंबाई है। ये भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सिंचाई का साधन किसका प्रयोग किया जाता है? नलकूप, नहर, कुआं, इस रूप में पूछा तो आपका क्या आंसर होगा? नलकूप। कभी कभी ये पूछ लेता है प्रश्न कि इसका क्रमवार कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। इस आधार पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये आपको इसे भी ध्यान में रख के चलना है कि किन आधारों को हम रखेंगे, है ना। फिर कभी कभी ये होता है कि लघु सिंचाई साधनों के माध्यम से आपके प्रदेश में कितने प्रतिशत की सिंचाई की जाती है ना। तो केवल आप ये नहीं कि आप यहाँ देखें, आप इसके माध्यम से आपके प्रारंभिक परीक्षा के भी क्या हो रहे हैं, कई प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि केवल मैं जहाँ मुझे प्रारंभिक परीक्षा के टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको भी मुझे इसीलिए आगाह कर देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए,
क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठोगे रोकोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और जो पूर्व ईयर में प्रश्न पूछे गए जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं इसलिए बता देता हूं कि इससे ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी बनने की संभावना है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि ये आसान टॉपिक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे लीजिए। सर किस जिले में सबसे ज्यादा बताया गया? क्या? किस जिले में सबसे? ये आप देखिए, हर चीज हम नहीं बताएंगे। मैंने केवल आपको इंडिकेशन दिया, नहीं बता पाऊंगी बता देंगे, लेकिन इंडिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप किताब पढ़ते पढ़ने उल्टे है ना। कम से कम इसी बहाने एक दो क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूँ कि आप किताबें उल्टे नहीं मिलेगा बता है ना। नहीं, कम से कम आप जाओगे किताब तो कुछ उल्ट लोगे, पढ़ लोगे, एक दो पन्ना देख लोगे और पता चल रहा है कि सब सर ही बता दे तो हमें नहीं हो, तो ये भी कहिएगा कि सर परीक्षा में बैठ के लिख भी दीजिए है ना। तो आप तो कहने का मतलब ये है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज जो हम ही कर देंगे तो परीक्षा भी हम ही दे दें है ना। कहीं की सब बैठे पेपर भी पीटी भी आप ही दे दीजिएगा और मेंस भी आप ही दे दीजिएगा, इंटरव्यू भी आप ही दे आइएगा है ना। कहने का मतलब कैसे आपको आगे मैं इसलिए इंडिकेशन हर चीजों को देता हूं कि जिससे आप किताबें खोल करके जो लिखाया गया पढ़ा गया आपको याद होगा, रिकॉल होगा। नहीं क्या है वो धूल खाती रह जाएंगी तो तैयारी ऐसे चलती रहेगी और कभी क्वालिफाई। तो चीजें जब तक आप दोबारा रिवीजन नहीं करोगे रिकॉल तो बार बार रिवीजन करिए, बार बार चीजें देखिए, तो ये याद होने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। आगे लिखिए। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विवरण, तो इसमें परियोजना पूछी जा रही है। अब इस प्रश्न को सुनिए समझिए, परियोजना पूछी जा रही है। मैं प्रश्न इसलिए बोलता हूं कि आपको समझ में आए कि प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, इसीलिए मैं प्रश्न बोलता हूं बना बना के। अब सिंचाई परियोजना, तो परियोजनाएं कितने प्रकार की मानते हैं? रिहन परियोजना, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, ये सारी परियोजना का नाम सुना होगा ना। तो आपको लिखना भी है क्योंकि किसमें पूछ रहा है? परियोजना पूछ रहा है। और जब परियोजना पूछ रहा है तो आपको यही लिखना है। क्या करना है? 6-7 परियोजनाओं का आपको उल्लेख कर देना है ना। 3, 4, 5 तो हम ही बता दिए हैं, यही 3, 4 लिख दीजिए, 2-2 लाइन 3-3 लाइन बना करके है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। केन बेतवा परियोजना, केन बेतवा परियोजना कहाँ है? केन बेतवा लिंक परियोजना पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है? सब गायब है। एंटीना आपका जो है क्या हुआ? सर्वर काम नहीं कर रहा, नेटवर्क गायब है क्योंकि कनेक्टिविटी क्या हो रही है? नहीं हो पा रही है। लेकिन कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रयास करें। केन बेतवा परियोजना यूपी और पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा, पेपर में भी निकलता रहता है कि नहीं निकलता? आता है। तो इन चीजों को भी आप जो है ध्यान में रखें। तो ऐसी चीजों को जब मुझे बस हमें ये जानना है कि प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसमें हमें लिखना क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। अब हम लोग चलेंगे बुंदेलखंड का आर्थिक महत्व क्या है। बुंदेलखंड का आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व का मतलब कि रिसोर्सेज होंगे, खनिज होंगे। आर्थिक का ही तो इकोनॉमिक मतलब क्या कि अर्थ से संबंधित या और कुछ। आपके मिनरल्स होंगे, मिनरल्स मतलब खनिज। मिनरल्स क्या है? एक दिन मैंने बताया था
मिनरल्स क्या है? वायुमंडल क्या है? अच्छा याद ये रखे हो कि सच के पूछ लेंगे। चलिए अच्छी बात है, कम से कम ये है कि ये अच्छा लगता है कि चलिए मैंने जो मिला है उसको याद है आप लोगों को 2-4 लाइनें, तो ये थोड़ा अच्छा होता है कि मैंने जो बताया था मेहनत जो मैं कर रहा हूँ कुछ आप लोग ले रहे हैं। नहीं ये नहीं कि आज मैं जो बता रहा हूँ कहानी की तरह सुन करके खत्म हो जा रहा है। तो कुछ सीखते रहिए, करते रहिए और थोड़ा हंसते एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। चीज़ों को बर्डन मत लीजिए, चीज़ें बहुत आसान से हो जाएंगी और बहुत आसानी से कम से आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। कभी किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। बस ये है कि ध्यान क्या हो, केंद्रित हो। कहाँ पे? अपने जब पढ़िए तो ठीक से पढ़िए, ना पढ़िए छोड़ दीजिए। ये नहीं कि लोग बैठे यहाँ मन कहीं और घूम रहा है, विचार कर रहा है, किस दुनिया में घूम रहा है वो आपकी जाने। तो ऐसे विचरण से चीजें समझ में क्या होगी। किताब पढ़ रहे हो, लाइन में देख रहे हो, लेकिन पता चल रहा है पीछे हमने पढ़ा क्या, आगे की लाइन क्या है, आगे पीछे कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे पढ़ने से काम एक ही घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए इतना हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये मत दिखाइए कि मैं 4 घंटा लेके बैठा हूँ, माता पिता देख रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा भगवान है ना। तो ऐसे पढ़ने से काम भी नहीं चलेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन उसका क्या हो, आपको आउटपुट मिले कि आपको कहीं कुछ करना हो, बताना हो, लिखना हो तो आप क्या कर सकें, लिख सकें, बोल सकें, बता सकें। नहीं आपसे पूछी जा रही है चीज़ें, आपको कुछ पता नहीं, हाँ अभी तो हमने अभी तो पढ़ा है, तो पढ़ा तो बताओ, तो पता चला कि आई नहीं रहा। तो ऐसे पढ़ने का मतलब क्या भाई, तुरंत में आप पढ़ने में आपको तुरंत ठीक है, आप उस भाषा में ना बता पाए, टूटी फूटी भाषा बताए, कुछ चीज़ें तो आपको 20% 30% तो याद होगी, लेकिन अभी मूवी हो, कहानी हो, स्टोरी हो, वो चीज़ें तो पूरा लाइन टू लाइन बता देंगे। क्यों बता देंगे? कारण ये है कि आपका इंटरेस्ट वहाँ जग रहा है, आपका ध्यान वहाँ कंसंट्रेट हो रहा है, इसलिए वो चीज़ें क्या हो जा रही है। और इन चीज़ों पे क्या हो रहा है, भाग रही है, घुमा के ला रहे हो कि नहीं वहीं केंद्रित करना, लेकिन फिर वो भाग रहा है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे। होता है, स्वाभाविक क्रिया है ना, हर मानव के साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन क्या ठीक है, गाड़ी में पटरी हो रही फिर पटरी बनाओ, फिर पटरी हो रही फिर पटरी बनाओ, लेकिन ये कुछ समय बाद स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, अनुकूल। एकाएक नहीं होगी कि अचानक आज ही आप शुरू करें आज ही हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, जब पढ़ने से मन विचलित होने लगे, लिखना शुरू कर जाए। मैं कोई चीज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, रीजनिंग लगाना शुरू कर, मैथ सॉल्व करना शुरू कर, चीजें क्या हुई, चेंज हुई। और जब चेंज होगी तो इंटरेस्ट क्या हुआ, रीजनिंग लगा रहे हो, अगर रीजनिंग समझ में आ रही है तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा। मैथ है, ठीक है, रीजनिंग मैथ सॉल्व कर रहे हो, बढ़िया गाना जो आपको पसंद आ रहा है अपने मोबाइल पे लगा के उससे भी सुनते रहो, रीजनिंग भी कर रहे हो। क्या हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही, तैयारी भी हो रही, चीजें क्या हो रही है, डायवर्ट करिए और फिर क्या करिए, कंसंट्रेट करिए, है ना, कि अधिक से अधिक उसका लाभ हमें क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, बिल्कुल मन विचलित है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो आपको बहुत दिली, जिसको आप चाहते हो, जिससे बहुत ज्यादा लगाव आपका हो, फोन पे 2-4 मिनट बात कर लें, टहल घूम, फिर बैठो। ये सारे क्या होते हैं, आपके कंसंट्रेशन कि हम चीजें क्या है, अपने मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आते हैं। लेकिन ये चीज करेंगे धीरे धीरे, वो चीजें आपके आदत में आ जाएगी। और देखिएगा कुछ दिन करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा उसका रिजल्ट आप क्या होता है, आप खुद उसका रिजल्ट अनुभव करना शुरू कर देंगे। नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही है, मत पढ़िए, बंद करिए, ना रख दीजिए, साइड में रखिए। ये नहीं दिखाना 4 घंटा पढ़ना, कोई 10 पढ़ रहा है मैं भी 10, नहीं कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, पढ़ने दो, है ना, 2 घंटे में 10 घंटे के बराबर हो जाएगा।
तो इन चीजों पे देखना है कि मैं कितना ग्रेव कर पा रहा हूँ। ये नहीं कि बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, वो थी कुछ नहीं होने वाला। देखिए बुंदेलखंड का बुंदेलखंड पठार के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करते हुए या बताते हुए ये प्रश्न हो गया कि आर्थिक महत्व को बताते हुए या स्पष्ट करते हुए, ये प्रश्न हो गया ना, बन सकता है। अब इसी में थोड़ा और जोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में यह कहां तक सहायक हो सकता है? उत्तर प्रदेश के विकास में यह कहां तक सहायक हो सकता है? व्याख्या करें। व्याख्या तो सभी लोग जानते होंगे, हाँ? भावार्थ, व्याख्या, अर्थ सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते? तो भावार्थ और व्याख्या में अंतर क्या होता है? जानते सभी लोग हो? भावार्थ में संकुचित रूप से लिखना रहता है। किस रूप में? संकुचित रूप में, मतलब जो उसका भाव है उसका अर्थ होता है ये भावार्थ। और व्याख्या में आप ये कि मतलब तरीके से विस्तृत रूप से व्याख्या करना होता है। व्याख्या में हर प्रकार के हर पहलू पे ध्यान रखना। देखिए आपकी बातें जा रही हैं, ठीक आप बता रही हैं, तो थोड़ा शब्दों का जो बहुत अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, लेकिन भाव आपका सही है। देखिए भावार्थ होता है गार्डन में सागर, कम शब्दों में अधिक से भाव। व्याख्या का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से चीजों जो बढ़ा सकते हो, स्पेस होता है। लेकिन भावार्थ क्या होता है? जो आपका पैसेज होता है उस पैसेज का 1/3 ही या उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस आप ले सकते हो। संक्षेपण, आपका संक्षेपण भी आता है, आता ही नहीं आता तो संक्षेपण, सारांश भी आता है, संक्षेपण भी आता है। सारांश और संक्षेपण में अंतर भी होता है, नहीं होता? कहानी का जो निचोड़ होता है वो सारांश होता है। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं छोड़ता हूँ, बिल्कुल आप बोले, कुछ तो बताएंगे, नहीं से ये सारांश का मतलब ये होता है कि उसके बहुत सारे आधार होते हैं कि कम में तो लिखना है, सारांश का मतलब ये होते हैं कम, लेकिन आपको ये देखना है किस क्रम में लिखना है। संक्षेपण में भी क्या होती है, चीजें क्रमबद्धता की चलती है ना। तो कोई भी चीज आपको जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, व्याख्या करें। क्या लिखा है? हमने ये लिखा है बुंदेलखंड का आर्थिक महत्व स्पष्ट करें, यह आर्थिक महत्व होता है। फिर उसमें हमने जोड़ा उत्तर प्रदेश के विकास में कितना सहायक है, लिखा है ना। फिर हमने उसमें जोड़ा व्याख्या करें। क्यों जोड़ा? कुछ कारण से तो ऐसा बना किया जा रहा है, नहीं तो ऐसे सीधे स्पष्ट करो, विवेचना करो। इसलिए किया जा रहा है कि मतलब आप इसको क्या करिए, गंभीरता से देखने का प्रयास करें और प्रश्न कहीं इस रूप में बने तो हम क्या कर सकते हैं, तो लिखिए। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार भाग, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है,
नीचे दक्षिणी पठार के अंतर्गत जहां कोई चीजें बताने लायक होगी हम रुक के बताएंगे, है ना। दक्षिणी पठार के अंतर्गत ट्रांस यमुना क्षेत्र, बघेलखंड का पठार, सब सुना हुआ नाम कि नहीं सुना है? बघेलखंड, बांदेरखंड, ये सब सुना होगा। एवं बुंदेलखंड का पठार, एवं बुंदेलखंड पठार को सम्मिलित किया जाता है। फिर नीचे आइए, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है, प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। नीचे सब लिख रहे हो, क्रम बताना। इसकी सीमाएं उत्तर में यमुना, उत्तर में यमुना, तो दक्षिण में क्या होगा? उत्तर में यमुना है तो दक्षिण में क्या होगा? मैप ध्यान दीजिए, मैप से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। उत्तर और दक्षिण भाग का विभाजन कौन करता है? नदी की बात नहीं कर रहा, पठार की यहाँ चर्चा हो रही है, पर्वत की बात हो रही है। उत्तर भाग और दक्षिण भाग का विभाजन कौन है? विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा नदी है, सतपुड़ा पहाड़। तो जो है विंध्य तो सतपुड़ा और नर्मदा के जो है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है ना। तो विंध्य पर्वत क्या करेगा? उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करेगा। लिखिए, कहां तक लिखा? उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल, और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रृंखला। ये सब मैप में देखो क्लियर होगा आपको। अजयगढ़ श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है, नीचे इसके अंतर्गत जिले झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट आते हैं। हमीरपुर और चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट आते हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल भौगोलिक विस्तार, उत्तर प्रदेश के विशाल भौगोलिक विस्तार के बावजूद सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। नीचे
प्रदेश के दक्षिण उच्च भूमि के प्रदेश के दक्षिण उच्च भूमि के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक है। अब उत्तर प्रदेश में आप जैसे क्या होगा, आर्थिक विकास में क्या हो रहे हैं, तो हम कुछ जिलों में लिख लें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो नीचे लिखिए, हमीरपुर एवं झांसी में जिप्सम सल्फाइड सेफाइड पायरोक्लाइट तथा डायस्पोर आदि पाए जाते हैं। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? डायस्पोर। यूरेनियम ललितपुर में यूरेनियम रॉक फास्फेट तांबा ग्रेनाइट सैंडस्टोन बालू पत्थर सैंडस्टोन ब्लैक वखंडा ब्लैक नहीं जानते? ब्लैक वखंडा एवं गिट्टी तथा हीरा बादा एवं मिर्जापुर में पाया जाता है। तो क्या होगा, आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण होगा। अब आप लिखिए नीचे से, उत्तर प्रदेश के विकास में बुंदेलखंड का महत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। पहले क्या थे रिसोर्सेज? प्रयोग। तो अब जब वहां के खनिज संसाधनों को प्रयोग किया जाएगा तो विकास होगा नहीं होगा ना। लेकिन क्या हो रहा, विकास क्यों नहीं हो पाता? कि उस क्षेत्रीय खनिज संसाधनों को क्या किया जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है। तो उस क्षेत्र का विकास क्या होगा? अगर उन खनिज संसाधनों का प्रयोग उसी क्षेत्र में किया जा रहा है तो क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा, है ना। जैसे क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहां के रिसोर्सेज को दूसरी जगह एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और इसीलिए वो क्षेत्र क्या हो जा रहे थे, खनिज संसाधन की दृष्टि तो क्या थे, संपन्न थे, धनी थे, लेकिन उसके बावजूद क्या थे, पिछड़े हुए थे, क्योंकि उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए क्या हो रही थी, आर्थिक असमानता हो रही थी। कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि संपन्न है और कुछ क्षेत्र क्या हो रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। तो ये विषमता ही तो है कि विकास की गति आप देख रहे हो हर जगह एक जैसी है, कभी नहीं हो सकती।
हमेशा समानता बनी रहेगी। कि क्या हो सकता है कभी नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में अधिक होगा या उस क्षेत्र में अधिक, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कारक हैं कि जो इम्बैलेंस को बनाए रखेंगे। उतनी या तो क्या किया जाए, पूरा किया जाए, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में संभव है? नहीं हो सकता। आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश के विकास में बुंदेलखंड का महत्व बढ़ रहा है। यहाँ के ग्रेनाइट पत्थर अपनी गठन, कठोरता, अक्षयता तथा सुंदरता के कारण, अक्षय का मतलब जिसका क्षय, अक्षयता तथा सुंदरता के कारण अलंकरण पत्थर के रूप में, अलंकरण पत्थर के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तो कैसे अच्छे अच्छे पत्थर लगाए जा रहे हैं, आकर्षक पत्थर लगाए जा रहे हैं, सुंदर लगाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा? तो उस हिसाब से पत्थरों की कीमत क्या है, घट और बढ़ रही है। अच्छी क्वालिटी का होगा तो कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो घटिया किस्म का होगा तो क्या होगा, तो जिस प्रकार से पत्थर की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार की उसकी शोभा होगी, उस हिसाब से उसका मूल्य रहेगा, है ना। और इसमें दो लाइन लिखी, कहां तक लिखा, प्रसिद्ध है। जिसकी नीचे, जिसकी विदेशों में जापान, जर्मनी एवं इटली में मांग है। जापान, जर्मनी, इटली में मांग है। अब जैसे जो वस्तुएं अच्छी होंगी, टिकाऊ होगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, मांग वही तो होगी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी मांग होगी, डिमांड बढ़ेगी, जिसकी गुणवत्ता और आकर्षक भी होगी, चमक दमक से युक्त होगा, तो वो चीजें क्या हो रही है, गुणवत्ता भी अच्छी है और देखने में भी चीजें क्या हो रही है, अच्छी है। तो क्या हो जाएगा, चीजें की मांग बढ़ेगी। इसीलिए विज्ञापन, विज्ञापन क्यों किया जाता है, विज्ञापन क्यों होता है, उसकी मांग बढ़े, क्योंकि उसकी मांग बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी गुणवत्ता को क्या बहुत अधिक करके बताना, कि जिससे लोगों को क्या हो, विश्वास जमे और लोग उसकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो। मैंने कहा था कभी आप सोचते हैं विज्ञापन की दुनिया है ना। हो सकता है गुणवत्ता उससे अच्छी हो, सामान आपको उपलब्ध हो, लेकिन उसका विज्ञापन नहीं है। आप जो विज्ञापित है, विज्ञापन है, वो वस्तुएं हो सकती है उससे घटिया भी हो, क्वालिटी भी ना अच्छी हो, और आप उसको परचेज कर लें, अच्छी वस्तुएं, क्योंकि वो क्या हो रही है, मार्केट में नहीं आ रही है, प्रकट नहीं हो रही है, सामने नहीं आ रही है, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। आगे लिखिए। यहाँ कांच उद्योग, नीचे यहाँ कांच उद्योग, ग्रेनाइट पॉलिशिंग, पॉलिश करके क्या किया जाता है, चमकाया जाता है ना, कि क्या हो जाए, शाइनिंग आ जाए। तथा कारखाना आदि का विकास, तथा कारखाना आदि का विकास किया जा रहा है। पहले ये सब क्षेत्र, ये सब क्या था, बुंदेलखंड क्षेत्रों में नहीं स्थापित किए जा रहे थे। अब उन क्षेत्रों में भी इन चीजों की स्थापना की जा रही है। तो जब स्थापना हो रही है तो उस क्षेत्र का विकास भी तो बढ़ेगा। नीचे पर्यटन एक सुनियोजित उद्योग है।
पर्यटन एक सुनियोजित उद्योग है। नीचे पर्यटन विकास में पर्यटन विकास की बुंदेलखंड में अपरिमित संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड में अपरिमित संभावनाएं, अगर उसी रूप में जिस प्रकार उसकी भौगोलिक स्थिति है, अगर पर्यटन क्षेत्र को उस रूप में विकास किया जाएगा तो क्या होगा, उस बढ़ेगा महत्व ना, संभावनाएं क्या होगी, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पर्यटक क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ऐसी चीजें वहां बनाई जाए, डेवलप की जाए, उसको दिखाया जाए कि जिससे वहां क्या हो, पर्यटक आए, और पर्यटक आएंगे तो क्या होगी, मुद्रा का उद्योग बनपेगा। पर्यटक आएंगे तो उनको क्या होगा, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए चाहिए, परिवहन चाहिए, जल चाहिए, बहुत सारी चीजें, उद्योग क्या हो जाएंगे, पनपेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, बेहतर होगी, विकास होगा। ऐसे तो होगा, पता चला जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप सुन में आया नहीं आया, ये आप लोग बुंदेलखंड का आर्थिक महत्व, कि क्या इसके महत्व है, क्या चीजें हैं। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अभी हम लोग आगे बढ़े, कुछ और देख लें। करिए राइटिंग करिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ और। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, आकृति का, आकृतिक प्रदेश का, भू आकृतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। व्याख्या करें। देखिए भारत में उत्तर प्रदेश, क्योंकि टाइम कम है थोड़ा तेज लिखिए, इसे पूरा करा लेना है। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण मैदानी भाग के रूप में किया जाता है, मैदानी भाग के रूप में किया जाता है, जो गंगा यमुना एवं उनकी सहायक, गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के द्वार पर फैला हुआ है, नदियों के द्वार पर फैला हुआ है। द्वार क्या होता है, दो नदियों के बीच का नाम ही है द्वार। द्वार का मतलब दो है ना,
बहुत सारी चीजें जो होती है नाम ही स्पष्ट कर देता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, बस समझना आना चाहिए। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश को निम्न 4 विशिष्ट भौतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र लिखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। अब उसी में 3 मार्क बनाते हुए लिखते चलिए, 4 लिख लीजिए। सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिणी या दक्षिण पठारी क्षेत्र, गंगा यमुना मैदान, दक्षिण पठारी क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र और शिवालिक का तलहटी क्षेत्र। हो गया ना? यस सर। पठारी क्षेत्र। अब आप शिवालिक तलहटी क्षेत्र लिखिए, तलहटी क्षेत्र लिखिए, शिवालिक का तलहटी क्षेत्र। सहारनपुर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, सहारनपुर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं, में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए, सहारनपुर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं, शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं। नीचे, इन पहाड़ियों का निर्माण, इन पहाड़ियों का निर्माण परतदार और संपीड़नात्मक शैलों से हुआ है, पीड़नात्मक शैलों से हुआ है। भाबर व तराई क्षेत्र। नीचे थोड़े थोड़े में करके जो है कि पूरा देना है ना, तो थोड़ा थोड़ा में, क्योंकि स्पेस वही तो है 125 वर्ड्स। भाबर व तराई क्षेत्र लिखिए, भाबर व तराई क्षेत्र का विस्तार, भाबर व तराई क्षेत्र का विस्तार पहाड़ियों के समानांतर, पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई पर है, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई पर है। नीचे, यह शिवालिक श्रेणी से सटी हुई है या लगी हुई है। नीचे, तराई क्षेत्र में यह शिवालिक तलहटी से सटी हुई है या लगी हुई है। नीचे, तराई क्षेत्र में भूमिगत धाराएं पुनः प्रकट हो जाती हैं, भूमिगत धाराएं पुनः प्रकट हो जाती हैं। आपने देखा होगा जहां तराई बेल्ट होता है वहां पानी क्या होता है? आता है ना। आप देखते हुए कहीं कहते हो कि पानी अपने आप निकल रहा है, निकलता है
तो ऐसे क्षेत्र क्या है? तराई में पुनः प्रकट हो जाती है। इस क्षेत्र का निर्माण किससे होगी? कैसे अवसाद होंगे? महीन अवसाद होंगे। महीन अवसादों द्वारा तथा भाबर के समानांतर होता है। गंगा का मैदान। गंगा तो बहुत प्रसिद्ध है, तो गंगा तो ऐसे याद आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गंगा जल कहते होगा तो गंगा का पानी पीना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, तो गंगा का नाम भी आना चाहिए। लिखिए, तराई के दक्षिण तथा पूर्वी, तराई के दक्षिण तथा पठारी क्षेत्र के, तराई के दक्षिण तथा पठारी क्षेत्र के उत्तर में उपजाऊ मैदानी भाग में स्थित यह क्षेत्र पूर्णतः समतल व मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नीचे इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपण से हुआ है। जलोढ़ तो जान रहे हो ना? जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है या निक्षेपण से हुआ है। नीचे उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अब अगर आप इनकी संरचना के आधार पे देखोगे तो गंगा यमुना का द्वार क्या है? ऊपरी द्वार, मध्य द्वार और निम्न द्वार, 3 प्रकार के द्वार है ना। तो आप इसको भी दिखा सकते हो, चार्ट बनाइए। गंगा का द्वार, ऊपरी द्वार, मध्य द्वार और निम्न द्वार, है ना। रोहेलखंड का मैदानी क्षेत्र है ना। अब देखिए भाबर तराई, दक्षिण नहीं हो गया, हाँ, दक्षिण पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा गंगा और यमुना द्वारा निर्धारित किया जाता है।
गंगा और यमुना द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। 300 मीटर है। नीचे ढाल की सामान्य दिशा उत्तर पूर्व की ओर है। जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। ये आपका जो है खत्म होता है ना। आपका कल भी आ गए हैं, टाइम भी हो गया है। अब ये थोड़ा हम लोग जलवायु पे कर लेंगे, जलवायु थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जलवायु उत्तर प्रदेश में जलवायु के आधार पर फसलों का विभाजन या फसल उत्पादन। तो जलवायु कैसी है? ग्रीष्म है, वर्षा है और शीत है। तो इन आधार पे आप लोग ये जानते होंगे कि ग्रीष्म काल में कौन सी फसलें हमारे यहाँ उपजाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं, और शीत ऋतु में जैसा कि आप चल रहा है गेहूं है, मटर है, सरसों है, लाही है ना, मसूर है। ये सारी फसलें आप इसमें उगाते हो, शीत ऋतु में उगाते हो। वर्षा में धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इन सारी फसलों का उत्पादन करते हो। और ग्रीष्म में क्या है? जायद में क्या होता है? तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें आप क्या करते हो? उत्पादन करते हो। कुछ फसलें होती है जो सालों की साल उपजाई जाती है ना। तो इस आधार पे आपको क्या करना है? अगर ये पूछेगा कि जलवायु के आधार पे उत्तर प्रदेश में की जाने वाली किसी का उल्लेख करें या किसी का विवेचना करें, है ना, या किसी पे टिप्पणी करें, जो भी पूछे मतलब उस आधार पे आपको क्या करना है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के आधार पे फसलों को कि ये इस महीने का टेम्परेचर। अब ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर कितना रहता है यूपी का? आपको खुद भी पता होगा कितना जो रहता है? 40 प्लस ही रहता है ना। कहीं कहीं पता चला है 47-48 तक भी पहुंच गए हैं, है ना। जैसे आगरा क्षेत्र आप देखेंगे, बुंदेलखंड का देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? आप देखेंगे वर्षा क्या हो रहा है कि आपके 3 महीने में क्या हो रही है? तीव्र गति से वर्षा हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, उसके बाद बहुत कम। तो उस काल में आप देख लोगे कि आपकी किस क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है और किस क्षेत्र में कम हो रही है। आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की मात्रा क्या है? बारिश अधिक हो रही है। और जैसे जैसे पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ोगे वर्षा क्या हो रही है? कम हो रही है। और किस मानसून से वर्षा अधिक हो रही है? दक्षिणी पूर्वी मानसून से अधिक बारिश। आपकी केवल यही नहीं, पूरे भारत के संदर्भ में भी यही हो रहा है ना। शीत ऋतु में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो जा रहा है, क्योंकि सूर्य का क्या होता है? दक्षिणायन रहता है। कब होता है दक्षिणायन? अब तो मकर संक्रांति आने वाली है, सूर्य उत्तरायण जाएंगे, अभी तो दक्षिणायन है ही, है ना। ये सब भूगोल में आपने पढ़ा होगा, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना।
तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन आएगा। और ये नहीं कि आज जो मौसम है वही मौसम फरवरी में भी होगा या मार्च में होगा। मार्च में पसीने निकलने लगते हैं, है ना, गर्मियां आ जाती है, होता है किसी किसी महीने बहुत अधिक अप्रैल से ही गर्मी बहुत विकराल रूप ले लेती है, और कभी कभी मई का महीना भी बहुत ज्यादा सहा नहीं होता। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्षा की मात्रा पे, वर्षा कैसी हो रही है, मानसून कैसा है, उस आधार पे। तो कहने का मतलब यह है